नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज बात करेंगे इलेक्शंस बैलेट पेपर पे होने चाहिए या ईवीएम से होने चाहिए। हमारे देश में ये आजकल बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। इलेक्शंस के इतिहास से भारत के पहले इलेक्शंस जो हुए थे वो 1951 से 52। It took 4 years to complete the first Indian elections. अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए, फरवरी 1952 में खत्म हुए। इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम इसलिए लगा, देश को आजादी मिली 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंटरिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनना होता है जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। फिर इलेक्शन कराने की बात आती है। सारी दुनिया हम पे हंस रही थी कि ये लोग तो इलिटरेट पीपल हैं, अशिक्षित हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा था और हमने इलेक्शंस कराए। पर कैसे कराए जाते, कोई क्लू होना चाहिए था। अगर जो ये होता बैलेट पेपर पे भी होता, शुरुआत में ही ये विचार आ जाता, तो कैसे? अगर हम कैंडिडेट्स का जो डिफरेंट पार्टीज से कंटेस्ट करते उनका नाम उस पर पब्लिश कर देते, प्रिंट कर देते, तो उस समय के बहुत से वोटर्स जो थे वो अशिक्षित थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था। तो कैसे उस पर्टिकुलर, उस खास नाम पे अपनी मुहर लगाते, स्टैम्प करते उसको? तो ये कैसे होता? फिर आगे बात आती है, दूसरा क्या हो सकता था भाई, हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जाते और लोगों को कहते भी जितने लोगों को इलेक्शंस जो है वोट देना है वो आ जाए, एकत्रित हो जाए, और ठीक है, मिस्टर ए को जितने लोग देते हैं प्लीज रेज योर हैंड। अब भाई लोगों ने हैंड रेज किया, अब इतने लोगों को काउंट करना, चलो भाई काउंट भी कर लिया जाता किसी तरीके से। तो मिस्टर बी के लिए जितने लोग हैं प्लीज रेज योर हैंड, एन सी एंड डी सो ऑन। तो बहुत से लोग एक से ज्यादा कैंडिडेट के लिए भी रेस कर सकते थे हैं, तब तो उनका वोट जो है वो बेकार चला जाता। जैसे बैलेट पेपर पे भी अगर जो कोई स्टैम्प एक की बजाय 2 उम्मीदवार पे लगा देता है तो वो वोट निरस्त माना जाता है, कैंसिल्ड माना जाता है। क्या तरीका था, कैसे करा लिया जाता? तो ये फिर बात जो है, समस्या का समाधान इस चीज में निकल के आया। हो सकता है लोग निरक्षर हों, लेकिन दैनिक जीवन में आने वाली, इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीजें जो हैं उनको वो अच्छी तरीके से भली भांति पहचानते हैं। कंधे पे हल लिए हुए किसान, गाय और बछड़ा, कंघा, ताला, घड़ी, ऐसे निशान, कमल का फूल, हाथ का पंजा। तो ये सारे निशान ऐसे थे जिनको वो पहचानते थे। तो ये हुआ भाई कैंडिडेट के नेम के साथ ये चिन्ह भी छापे जाने चाहिए कि किस दल का कौन सा उम्मीदवार है और उस दल का चुनाव चिन्ह क्या है। यहां पे इस समस्या का हल मिला और वहां से शुरुआत होती है इलेक्शंस की। जैसा कि मैंने बताया कि जो है इलेक्शंस स्टार्ट हुए 25 अक्टूबर को 1951, फर्स्ट जनरल इलेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। 25 अक्टूबर
1951 को इलेक्शन स्टार्ट हुए एंड 21 फरवरी 1952 को समाप्त हो गए। टुक ऑलमोस्ट 4 years, सॉरी 4 months। अब इसके बाद बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होते रहे, लेकिन वो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो पाते थे, फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे। उसमें जो बाहुबली नेता थे, उसमें जो दल थे जिनका प्रभुत्व था, जब किसी पोलिंग बूथ पे पब्लिक जनता वोट देने पहुंचती थी, तो जहां जहां पे बाहुबली होते थे, अराजक तत्व होते थे, वो उनको वहीं से वापस कर देते थे कि जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया या तुम्हारा वोट हम डाल देंगे। और वो जितने भी बैलेट पेपर का मतलब लीफलेट, अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन अंडरस्टैंड, एक कागज, सपोज A4 साइज का कागज है, तो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं, उनके नाम लिखे हैं, उनका चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, वहां पे स्टैंप करना होता है। तो एक कंस्टिट्यूएंसी में जितने बैलेट्स भेजे जाते थे, बैलेट पेपर, जो बाहुबली नेता होते थे, जो अराजक तत्व होते थे, वो खुद ही सारे बैलेट पेपर पे अपने कैंडिडेट के नाम पे स्टैंप मार के बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तो ये भी किस तरीके का लोकतंत्र और किस तरीके का निष्पक्ष चुनाव, बड़ी विकट समस्या थी। सरकार हो गई और विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, वो ये सब जानते थे और इस चीज से निजात पाना बहुत जरूरी था। तो याद रखना, जो पहला EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रपोजल आया, फर्स्ट टाइम, इट केम इन 1977, कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है जिससे ये जो वोटों की धांधली है, चुनावों की धांधली है, इसे रोका जा सके। तो बड़े गहन प्रयासों के बाद ये हल निकल के आता है कि वोट का जो है तरीका, ये बैलेट पेपर हमें चेंज करना है, इसका विकल्प ढूंढना है। और इसके विकल्प के रूप में आता है EVM, जो कि प्रपोज हुआ 1977 को, और इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ 1981 को। फर्स्ट ट्रायल ऑफ EVM वाज हेल्ड इन 1981। 1981 में फर्स्ट ट्रायल होता है और फर्स्ट इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1988। भारत की संसद इसे 1988 में पास कर देती है और उसके बाद जो है इट केम इनटू फोर्स इन 1989। और 2004 के जो जनरल इलेक्शंस थे, संसदीय चुनाव थे, माइंड इट, 2004 के जो संसदीय चुनाव थे, उसमें ऑल 543 सीट्स, सारी 543 सीटों पे EVM से ही चुनाव हुआ। इससे पहले कुछ बाई इलेक्शंस, उपचुनाव, लोकसभा या जो है विधानसभाओं के होते रहते थे EVM से, जस्ट फॉर द ट्रायल। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 2004 में संपन्न कराए गए। और 2004 में जीत के कौन आया था?
2004 में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। हालांकि बीजेपी की सीटें ज्यादा कम नहीं थी उनसे, लेकिन जब ऐसा माहौल होता है कि बीजेपी की सीट्स कम हो जाती हैं तो बाकी सारी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, और यही हुआ। बहुत सी पार्टियां एकजुट हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। तो सबसे ज्यादा जो है ईवीएम का रोना कौन रोता है, ईवीएम का मुद्दा कौन उठाता है, वो है कांग्रेस पार्टी और इनके नेता राहुल गांधी हो गए, और भी बहुत छोटे मोटे दल हैं। जब वो हारते हैं तो रोते रहते हैं और जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले। तो तब ईवीएम जो है उसमें कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि वो जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे और सरकार बना ली। उसके बाद 2009 के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन। ठीक 5 साल के बाद फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है और दोबारा इनकी सरकार बनती है। तब भी इलेक्शन सही थे, तब भी ईवीएम सही थी। और अगर जो तात्कालिक वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, नजदीक समय की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसी ईवीएम से जीती। उनकी सरकार चल रही है जो हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इसी ईवीएम से जीती, उनकी सरकार चल रही है कर्नाटक में। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इसी ईवीएम से जीती और उनकी सरकार तेलंगाना में चल रही है। ईवीएम अच्छी है, जब वो जीत जाए तो अच्छी है। जो लोग भी रोना रोते हैं, कांग्रेस पार्टी हो गई या दूसरे दल हो गए, हालांकि सबसे ज्यादा रोना धोना कांग्रेस की तरफ से होता है। दूसरी पार्टियों की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी लगातार पिछले 3 इलेक्शन से वो जीतती चली आ रही है। ईवीएम सही है। अभी झारखंड में पिछली बार भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने और इस बार भी 2024 के विधानसभा चुनावों में फिर वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं और उनका गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा है और फिर वो सरकार उन्होंने बनाई है। इस बार भी ईवीएम सही है। लेकिन अगर जो बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम यही खराब हो जाती है, उसमें दोष आ जाता है। फिर ये होता है इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो इस तरीके के दोहरे मापदंड और इस तरीके की, एक तरीके से कहा जाए तो बुद्धिहीन बात, क्योंकि ईवीएम जो है इट्स लाइक अ कैलकुलेटर। आप हाथ में होल्ड करते हैं कैलकुलेटर को एंड यू डू कैलकुलेशंस। ये उसमें कोई चिप नहीं होती है, उसमें किसी तरीके का कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है। उसमें थोड़ी सी मेमोरी होती है, कुछ पीछे तक के हम जो है कैलकुलेशंस देख सकते हैं। वाईफाई मेमोरी नहीं होता है, किसी इंटरनेट से अटैच नहीं होती, तो उसको हैक किया ही नहीं जा सकता, उसमें टेम्पर उसको किया ही नहीं जा सकता, छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। ये निर्विवाद रूप से स्थापित सत्य है। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद अगर वो अपनी कमियां स्वीकार कर लें तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि वो पार्टी कमजोर है, उस पार्टी की नीतियां कमजोर हैं और उनका चुनाव हारना स्वाभाविक है। इस चीज से बचने के लिए, अपनी कमजोरियों से बचने के लिए वो कहते हैं ईवीएम खराब है, बीजेपी ने इसमें छेड़छाड़ की है, जिससे जनता तो नहीं मानती, कुछ प्रतिशत मान जाती होगी या कुछ समय के लिए बरगलाने में आ जाती है। तो उन्हें लगता है नहीं भाई,
इनमें भी दम है, शायद ईवीएम में छेड़छाड़ हुई तभी बेचारे हार गए, वरना जीत जाते। सिर्फ ये खेल है ईवीएम के रोने धोने का कि अपना दामन बचा लो, अपनी कमियों को छुपा लो। लेकिन कमियां इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, तो इसका मतलब आप कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं, उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उसको छुपा के भी क्या कर लोगे? अगली बार फिर इलेक्शन में वही आ जाना है रिजल्ट, उसके बाद फिर इलेक्शन में वही रिजल्ट आ जाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मुख्य बात क्या है, आजकल हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। हम अपनी सारी व्यवस्थाएं तकनीकी केंद्रित बना रहे हैं, तकनीकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना रहे हैं। तो हमारे इलेक्शंस जो है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन क्यों ना, और हम पूरा काल में चले जाएं बैलेट पेपर के समय में। इज इट लॉजिकल? इज इट सेंसिबल? नो, नॉट एट ऑल। सभी समझते हैं, जो 1% 2% नहीं समझते उन्हें भी समझ लेना चाहिए। ये प्रगतिशील मानसिकता नहीं है, ये अधोगामी मानसिकता है। ये ऊर्ध्वगामी मानसिकता हो ही नहीं सकती। तो हमें तकनीकी का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अभी 2024 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, कई काउंटीज ऐसी थी जहां पे काउंटिंग 2-2 3-3 हफ्ते तक चली है, एंड वी फिनिश द काउंटिंग इन 1 डे शार्प। एक दिन में हमने सारी काउंटिंग खत्म कर दी। सो हमें ये चाहिए ना, एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में अभी जो 2 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स, कई गुना ज्यादा वोटर्स थे, और हमने एक दिन में काउंटिंग खत्म कर दी और उनकी 2 हफ्ते तक खत्म ही नहीं हुई। और फिर आजकल हम किस चीज की बात करते हैं? डिजिटल इंडिया की। सो हमारा इंडिया तो डिजिटलाइज होना चाहिए ना। हाउ इजी इट दिस, वी डू नॉट कैरी एनी मनी इन अ पॉकेट, और इसके बाद भी हम मोबाइल से पे करते हैं। कितना कन्वीनियंट है। और हम बात करते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा नाम किस चीज में हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और लगातार इसको इंप्रूव और एनहेंस कर रहे हैं कि हमारे सामने जितने भी विकसित देश भी हैं ना, वो भी कहीं खड़े नजर नहीं आते। कोरोना काल में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जरूरी लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद 1 क्लिक ऑन बटन मदद पहुंचाई गई, जो विकसित देश जिनके पास पैसा भरा हुआ था वो भी नहीं कर पाए। तो हमें आगे की सोचना है, ना कि पीछे। हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। तो इलेक्शंस जो होने चाहिए वो आधुनिक युग के हिसाब से होने चाहिए, तकनीकी ड्रिवन होने चाहिए, जिसमें धांधली की गुंजाइश ना के बराबर हो। और ये जो हमारी ईवीएम है, इसमें धांधली की गुंजाइश ना के बराबर है। इन लोगों का प्रोपागेंडा कि धांधली हो गई और छेड़छाड़ हो गई, ये 100% गलत है और उन्हें भी पता है। तो हमें बैलेट पेपर से नहीं कराने चाहिए इलेक्शंस, हमें ईवीएम से ही कराने चाहिए। एक जनरल इलेक्शन में, इलेक्शन कराने में जितने बैलेट पेपर्स चाहिए, उसके लिए जितने पेड़ काटने पड़ेंगे उस कागज को बनाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट का कितना नुकसान होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फेयर इलेक्शंस, निष्पक्ष
बिना धांधली का। जो वोटर है वो अपना मत दे अपने मर्जी से, और उसकी मर्जी को पूरा सम्मान मिले। जो उसकी मर्जी है वही गिनी जाए, वही मानी जाए। यही तो लोकतंत्र है। और ये बैलेट पेपर के जरिए तो हो नहीं पाता था, और ईवीएम के जरिए ये हो रहा है और होता रहेगा, निष्पक्ष तरीके से और प्रभावी तरीके से। तो ईवीएम ही आज के समय में सबसे बेस्ट माध्यम है इलेक्शन का। मैं ये नहीं कहता ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं आ सकता, दुनिया लगातार इंप्रूव करती, हो सकता है कल हम ही कुछ नया बना ले, भारत कुछ नया बना ले, तो हम उस पर स्विच कर जाएंगे, उसको अपना लेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ईवीएम से बेहतर चुनाव कराने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो मुझे लगता है आपको जो है यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, प्रगतिशील विचारों के हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इस अंक को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।